नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस दोहरे झटकों से उबरने की कोशिश कर रही है। एक तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार मिली और अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में से 6 सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी रणनीतिकारों को उम्मीद है कि सपा के साथ गठबंधन का कोई बेहतर रास्ता निकाल लिया जाएगा, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने से सफलता मिलेगी। लेकिन उधर दिल्ली में भी बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने से हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर जहां बीजेपी का मनोबल बढ़ा, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उपचुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं वहां पर फिलहाल चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि हरियाणा में हार मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने हैं और सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस की मांग थी कि 5 सीटें कम से कम उपचुनाव में कांग्रेस को मिले। लेकिन अब बची 4 सीटें। 4 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच किस तरह की मंथन चल रहा है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 सीटों में से भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है यह सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन उपचुनाव को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में सभी दल एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद का दल वहां पर सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करने से लगा हुआ है और जी तोड़ मेहनत करने से लगा हुआ है। अब की बार जो खासकर उपचुनावों से हमेशा दूर रहती हैं, मायावती, वो भी अब की बार उपचुनावों में कूद पड़ी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में बेशक मायावती को कुछ फायदा ना हुआ हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर वो जरूर चाहेंगी कि आने वाले 2027 में विधानसभा चुनावों तक वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर लें। उसको लेकर ही उन्होंने अब की बार उपचुनावों में कदम रखे हैं और उपचुनाव में कितनी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनकी जो मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है वो दलित वोट है, लेकिन दलित वोट भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से। अब चंद्रशेखर आजाद और मायावती मिलकर किस पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हरियाणा में भी यही देखने को मिला। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद और मायावती के पहुंच जाने से जो दलित वोट बैंक था वो कट गया और कांग्रेस को वहां पर नुकसान हो गया। हालांकि कांग्रेस की हार के कई कारण और भी हैं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना, और यही सोचकर समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं हरियाणा जैसा हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ना हो, तो उन्होंने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। 4 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मंथन जारी है। अब 4 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं ये देखने वाली बात होगी। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शांत प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं रतन तिवारी जी कांग्रेस से, धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक और राकेश अहिर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन तिवारी जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उधर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता उपचुनाव को लेकर मंथन करने से लगे हुए हैं। अब आपके हिस्से में आती हैं 4 सीटें। 4 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो शुरू में मांग थी 5 सीटों की मांग थी, अब बची हैं 4 सीटें। तो आपका जो उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को डर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा जैसा हाल कांग्रेस का ना हो। रतन जी, अपने मित्रों का नमस्कार। देखिए, जब इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ता है या कोई भी अलायंस जब चुनाव लड़ता है, तो कहीं न कहीं कुछ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने 6 सीटों की घोषणा की है। उनकी पार्टी का अपना एक जनाधार है, उनकी पार्टी का अपना एक मामला है। उन 6 सीटों में से 2 सीट से हम दावेदारी ठोक चुके थे। एक फूलपुर की सीट थी, एक मिर्जापुर के अंतर्गत माजवान जी। तो हम 2 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ठीक है, उनकी पार्टी का एक अपना सर्वे होगा,
लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगभग 5 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसमें अभी 4 सीट बची है। लेकिन हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। हम दोनों जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सब की सब सीटें हम जीतने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख भी रहे हैं मीडिया में, कोई किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नजर नहीं आएगा आपको। और अच्छा चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था तो आप लोगों ने देखा था जी। तो हम साथ लड़ेंगे तो उसका बेनिफिट दोनों पार्टियों को। ठीक है शांतनु जी। शांत प्रकाश जी, बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उपचुनाव को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि रणनीति दिल्ली से ही तैयार होती है बीजेपी की, और जो बड़े नेता हैं वो भी दिल्ली में बैठे हैं। अब उपचुनाव में जो सबसे बड़ी साख का दाव कह सकते हैं, जो साख का सवाल है, वो योगी जी की लगी है। और योगी जी ने अपने मंत्रियों को उपचुनाव में पहले से ही उतारा है और हर सीट पर किसी डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी है तो कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों में से एक सीट पर भी नुकसान होता है तो योगी जी के वजूद पर सवाल खड़ा होगा, उनकी साख पर सवाल खड़ा होगा। तो आपकी तरफ से कितनी तैयारियां उपचुनाव को लेकर की गई हैं, और जो आपके सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी और रालोद, उनके हिस्से में कितनी सीटें आने की संभावना है? क्योंकि रालोद ने कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। सबसे पहले वो अलीगढ़ की खैर सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट देने को तैयार है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि किसी भी प्रकार का चुनाव वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता ही जनार्दन है और लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। हम तो जनप्रतिनिधि होते हैं जो जीत करके आते हैं और जनता के कहे अनुसार वो काम करते हैं। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार तो फिर भरोसा दिखाया और वहां पर हम सरकार बना करके जो योजना पीछे थी उनको आगे अनवरत चलाने के लिए चुन लिया है। ठीक उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और मान करके चलें कि दूसरा टर्म जो चल रहा है हमारा, वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के, प्रगति को लेकर के चल रहा है और वह साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। उपचुनाव, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको साख की बात नहीं, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो है वो जिसको भी जनप्रतिनिधि बनाएगी वो स्वीकार्य होगा। इससे किसी की साख खराब होगी या किसी को परेशानी का सबब बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम जो योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाएं और उसके लिए योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेज दिया है, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका विधिवत रूप से जनता में जाकर के जानकारी हो, जानकारी मिले और वो सुनिश्चित कर सके कि आगामी 2027 तक जिस विधायक को हमने यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनाना है वो उन योजनाओं को अनवरत चलाता रहेगा। और जनता ये भी जानती है कि अगर हम सरकार के साथ चलेंगे तो हमारे को उन योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। अगर सरकार से विपरीत दिशा में चलने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को विधायक बनाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है वो उसका दंश झेलता है। बेशक से आप अपनी चॉइस से किसी को विधायक बना ले, मगर कहीं ना कहीं जो है सरकार के साथ तालमेल ना होने का खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है। जनता नहीं, बिल्कुल शांत प्रकाश जी, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। और अगर जनता के खिलाफ वाला कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसका भी हाल वही होता है जैसा फैजाबाद सीट पर आपके जो उम्मीदवार थे लल्लू जी, उनका हुआ। खैर वो अब लोकसभा चुनाव चला गया, अलग की बात है। राकेश जी, आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं और रतन तिवारी जी ने कई बार कहा भी है जो उपचुनाव लड़ा जाएगा वो इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो दोस्ताना है ना, इसमें अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया तुरंत ही अखिलेश यादव जी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तो क्या यही डर था
कि जो हरियाणा में हल हुआ कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में हल ना हो जाए? क्योंकि कई बार समाजवादी पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सीटें देने में कतराती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो टिकट की घोषणा है और गठबंधन की घोषणा है, आपने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जेपी जी के जयंती पे उन्होंने स्पष्ट कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गठबंधन रहेगा इंडिया गठबंधन के साथ। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। और नहीं राकेश जी, इंडिया गठबंधन रहेगा, ये तो जो इंडिया गठबंधन के दल है ना, सभी दलों ने कहा है। हरियाणा में भी कांग्रेस ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया आई थी कि हम भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो दोनों का याराना खत्म हो गया। अभी उपचुनाव हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं, मैं 10 उपचुनाव की बात कर रहा हूं, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है दोनों। मैं कह रहा हूं कि सीट बंटवारा लेकर या जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। उसकी बैठक हो रही है और लगातार बैठक चल रही है, और जो भी निर्णय होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है धनोज जी, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता जुड़ चुके हैं और अब हरियाणा चुनाव से हालांकि वो फ्री हुए हैं, तो उपचुनाव पर उनकी नजरें आ चुकी हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे? खैर, आपकी शुरू में जो 2 लाइनें होती हैं उसी से शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल, चलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। चलिए, सभी को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। थोड़ा विपक्ष के लोग बुरा ना माने, क्योंकि मेरा लाइन आज उन्हीं के लिए है जी, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या से क्या हो गया सितम गरे सवाल की, क्या से क्या हो गया सितम गरे सवाल की, विपक्ष के माथे पे बल पड़ रहा है अपने हार के मलाल की। विपक्ष के माथे पे बल पड़ रहा है अपने हार के मलाल की। देखिए, अभी हरियाणा का चुनाव संपन्न नहीं हुआ है बिल्कुल पार्टी के नजरिए से। जब वहाँ सरकार फॉर्म हो जाएगा तब खत्म होगा। आज बीजेपी के नेता लोग बैठे हैं तो उनके बैठने के कई मंथन है वगैरह वगैरह है। आपके सवाल इन तीनों से था, हमारे मित्र लोग से, को पैनलिस्ट से, कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी सरकार वर्तमान में बीजेपी की है और वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी जो है उनको लेकर ही बहुमत वहां पर दिया गया था। और रह गई बात जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का, तो लोकसभा जो थे मोदी जी के लिए थे और बहुत सारी भ्रामक चीजें थी, लेकिन उपचुनाव में क्लियर कट है कि वो अभी योगी जी की सरकार है और इस 10 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आने वाला समय में फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि योगी जी वहां पर अपना जो सारी चीजें लगा देंगे, क्योंकि उनके ने पूछा इनसे, सत्य प्रकाश जाटव जी से, वो बोल नहीं पाए, क्योंकि साख तो नेताओं का ही लगता है जो मुख्यमंत्री होते हैं उपचुनाव में। देखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 उपचुनाव हार गए बीजेपी। उस हार के कारण ये थे कि दल बदल नेता, एक ऐसे नेता, जिसे मैं चौहान जी की बात कर रहा हूँ, जिनको टिकट दिया था और लग रहा था बीजेपी जीत जाएंगे, लेकिन वहां हार हो गई। तो कुछ न कुछ सबक तो भाजपा भी लेती रहती है। उसी का खामियाजा है कि आज हरियाणा में हर कोई सरकार बना रहे थे कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये रणनीति, नीति और ये जो समायोजित वाली बात है कैंडिडेट के ऊपर, उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ है तो वो कैंडिडेट है। रही बात हमारे राकेश अहिर जी का, कि उनके पार्टी जो अभी वहां पर सेकेंड में है, सेकेंड मतलब भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी ही है, तो कांग्रेस भी इतना रिस्क नहीं लेगी वहां पर, क्योंकि कांग्रेस भली भांति इस बात को समझती है। उनके जितने इकाई है वहां के, क्योंकि वो लोग जो प्ले कर रहे हैं वो जीतने के लिए प्ले कर रहे हैं। उनका जो प्ले का जो दिमाग है ना, इंटरनल जो अंदर अंदर जो बात हो रही होगी वो जीतने की, और उस पर नजर भाजपा का भी होगा। इसलिए भाजपा के जितने भी नेता, अभी आप कोई मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं तो वो अपनी रणनीति बताते, वो विपक्ष की रणनीति पर चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 10 के 10 सीट भी अगर समाजवादी पार्टी वहां उतार देते हैं तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि वहां जीतने के लिए लोग प्ले करेंगे। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के लिए योगी जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में योगी जी की डिमांड अदर स्टेट में था, इसलिए पूर्णतः फोकस नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में।
उसकी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। अब भाजपा जो खाद पर योगी जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली के बाद वो जमा देंगे वहां पर जो भी। और आपने जो कहा ना ये मंत्री वगैरह ये सब, देखिए मंत्री वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कर्मठ कार्यकर्ता से कि किस विधानसभा का कार्य किस कार्यकर्ता को दिया गया। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल एंड वोकल, कि कौन क्षेत्रीय भाषा समझते हैं और वहां के क्षेत्रीय पदाधिकारी को क्या जवाब दे दिया। क्योंकि मंत्री के पास तो कई तामझाम होते हैं, वो गए सर्किट हाउस में बैठे, सबसे मिले, चाय पानी पिए, एक समीक्षा किए, चल दिए। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो खिलाड़ी होता है संगठन के मंत्री, वहां के सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सब उसकी कोर कमेटी। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी के विषय में कहावत है कि वो कोई भी काम जो करते बहुत सोच समझ के, उसका लंबा अनुभव है। वो कई सालों तक लोकसभा में रहे और अभी मुख्यमंत्री है, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का उसको अभी संज्ञा भी दिया गया है। मुझे लगता है ऐसे में योगी आदित्यनाथ वो तमाम लॉस प्रॉफिट जहां जहां है पार्टी को लेकर और भाजपा को भी लेकर कि कौन उनके नेता से वोट बनेंगे, कौन नेता से वोट बिगड़ेंगे, ये सब कमान जो है योगी जी दिल्ली में जो बैठक हो रही है वो सब इंटरनल अपने हाथ में रख लेंगे। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है कि ऊपर वाले नेता योगी जी को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ठीक है रतन जी, अभी धनोज जी ने कार्यकर्ताओं की बात कही कि कार्यकर्ताओं का एकजुट होना और उनका मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब कार्यकर्ताओं की बात की जाती है तो कार्यकर्ता तो कांग्रेस के भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमने लोकसभा का भी चुनाव देखा, विधानसभा का भी चुनाव देखा, और जितने एक्टिव आपके कार्यकर्ता थे वो भी देखे, क्योंकि आपकी हर रैली में लाखों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन उसके हिसाब से परिणाम बिल्कुल उलट आते थे। तो आखिर क्या कमी रह जाती थी ग्राउंड पर, जो चीजें उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाती थी जिस हिसाब से होनी चाहिए? क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत की, राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाए। देखो क्या है, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, तो उसको समझ पाना मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को पसंद। अभी हमारे मित्र हरियाणा का तो बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता पाए कि हरियाणा में अगर 39% कांग्रेस वोट गिरा है तो 39% बीजेपी वोट गिरा है। बदलते बीजेपी की सीट बढ़ गई, वो सरकार बना ली है, और मैं मानता हूँ जो जीता वही सिकंदर। 3 सीट उनकी ज्यादा आने से सरकार में वो बन गई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा अच्छा खासा बढ़ा है, और पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार सीट भी हमारी बढ़ी है। कार्यकर्ताओं ने जम के मेहनत किया, ग्राउंड पे अच्छा काम किया, लेकिन कमी कहाँ रह गई उसका भी हम लोगों ने निचोड़ निकाला है। हम लोगों ने समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि निर्दलियों ने जो हमारा खेल बिगाड़ा है, और जो आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होना चाहिए था, अगर हो गया होता, मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा कुछ और हो। तो उसी प्रकार हम अब कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि वोट का बिखराव हो, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो। और तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, इनेलो को 2 सीट मिली हैं, और जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे वो खुद भी चुनाव हार गए, तो उन्होंने नुकसान बीजेपी का ना करके कांग्रेस का नुकसान किया। कांग्रेस की जो वोट थी वो काटी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस को और बीजेपी को जो जाट वोट बैंक है वो बराबर मिला, क्योंकि कांग्रेस ने भी जाट प्रत्याशी उतारे और बीजेपी ने भी उतारे, लेकिन जो मायावती हैं वो पहुंची, चंद्रशेखर आजाद वो पहुंचे, और आपका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना होना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक रही। क्योंकि शुरू में जो चर्चाएं चल रही थी गठबंधन को लेकर थी, लेकिन लास्ट टाइम पे आखिर क्या बात हुई कि गठबंधन नहीं कर पाए, तो आम आदमी पार्टी की वजह से भी कांग्रेस को वहां पर नुकसान हुआ है। वरना जिस हिसाब से एग्जिट पोल में भी जो आपने देखा होगा, एग्जिट पोल में भी दिखाया गया कि कांग्रेस के आसार ज्यादा हैं, लेकिन समीकरण जो बदले वो आपके सामने थे। देखिए चौधरी जी, सर्वे सारे चैनलों ने सर्वे में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दिखा रहे, लेकिन हम मानते हैं कि गलती हुई। आदरणीय राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन वहाँ का स्टेट लीडरशिप ये कॉन्फिडेंस उनको दिया और उनको भरोसा दिया कि राहुल जी हम हरियाणा में मजबूत हैं और हरियाणा में हम लगभग 65 से 70 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो उन्होंने स्टेट लीडरशिप के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन गलतियों से सीखने को मिलता है, तो हम गलती दोहराने वाले नहीं है। राज्यों में
जिसकी जैसी भागीदारी है, जिसकी जैसी ताकत है, उसके आधार पे हम गठबंधन करेंगे और मिल के जाएंगे। और हर चुनाव में, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम मिल के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी का एक नेता बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। एक शिवसेना का विधायक पुलिस चौकी के अंदर गोलीबारी करता है। एक शिवसेना के पूर्व नगर सेवक को पिछले महीने गोली मार के हत्या कर दी गई। तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही है। अगर विपक्ष की हत्या होती तो बात अलग है, लेकिन जिसकी सरकार है उस सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनकी हत्या की जा रही है, उस सरकार से हाथ पे हाथ रख के देख रही है, तमाशा देख रही है। तो कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल है, फेल है। अब कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को और देश की जनता को साथ आके इन्हें सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। बिल्कुल शांत प्रकाश जी, और जैसा अभी रतन तिवारी जी ने कहा कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर सरकार फेल है, यही आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे कि जहां जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार, इस तरह के आरोप, बढ़ती घटनाएं, वो सारी चीजें बढ़ने से लगी हुई हैं। हालांकि अब की बार लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव हरियाणा में दो चीजें देखने को मिली। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो देखने को मिला, 400 पार का नारा, और हरियाणा में कांग्रेस का देखने को मिला। ठीक है, लेकिन रतन तिवारी जी ने साफ बोल दिया कि हमने तो अपनी गलतियों से हमेशा सीखा है और आगे भी सीखेंगे। तो उपचुनाव को लेकर आपका आत्मविश्वास कैसा है, या फिर जो आपने शुरू में कहा कि जनता जिसको चुनेगी वही मान्य होगा? देखिए, ये उपचुनाव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, बल्कि कई राज्यों में हो रहा है और लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि केवल उत्तर प्रदेश के ऊपर ही हम केंद्रित हैं, अन्य राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, हमारा निगाह उस पर भी है। और इसके अलावा 2 राज्यों में, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि इसके साथ ही चुनाव होगा। तो इस तरीके से ये एक, जिस तरीके से अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, ये उपचुनाव भी उसी प्रकार से एक पूरी गर्मजोशी के साथ में कई राज्यों में होने वाला है। कुछ में उपचुनाव कुछ सीटों पर है और 2 बड़े राज्यों में जैसे झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर पार्टियों के ब्लूप्रिंट वो क्या पेश करती है जनता के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी ने या के जो भी सरकारें हैं अब उन काबिल हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेट में क्या काम किया उसके आधार पर तय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो योजनाएं चला रही है, प्रदेश में जो योजनाएं चला रही है, उस पर निर्भर करने वाला है चुनाव। कि किसी सूरत में पहले हरियाणा में ऐसा हुआ या अरविंद केजरीवाल जी ने वैसा कहा, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से जनता अपने क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जनप्रतिनिधि जिसको खड़ा किया जा रहा, इन सबको देख करके जनता तय करने वाली है। और हम कई राज्यों में 3-3 दफा जो है, लगातार 2 दफा 3 दफा सरकार बना चुके हैं। हरियाणा तीसरी दफा से मतलब जब से सन 66 से हरियाणा बना है, तब से पहली बार तीसरी दफा जो है कि कोई सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो सही मायने में ये देखना होगा कि जनता जो है वो बहुत सोच समझ करके निर्णय ले रही है। लोकसभा में इनका एक जो झूठ का जो नैरेटिव चला, आरक्षण खत्म कर देना है, संविधान खत्म कर देना है, 8500 रुपया धड़ाधड़ जो है वो ठकाठक आना है, ये सब चीजों का जो झूठ का नैरेटिव है वो बिल्कुल पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। जनता देख रही है कि जिस सरकार ने पूरे देश को 14 करोड़ शौचालय दिए, उसी शौचालय पर जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार शुल्क लगाने जा रही है। एक शौचालय पर 300 रुपए का शुल्क हम फ्री दे रहे हैं और आप जो है ना शौचालय के ऊपर शुल्क ले रहे हैं। सीधे तौर पर कथनी और करनी का स्पष्ट जो है बोध होता है, जनता इस चीज को देख भी रही है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कहीं कोई वजूद रहने वाला है। कागजों पर दिखाई देगी कांग्रेस कुछ दिन में, आप देख लें। चलिए ठीक है राकेश जी, अब अखिलेश यादव जी जीतकर सांसद बन गए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वो उस हिसाब से एक्टिव थे, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई गलत काम कर रही है तो वो तुरंत ही
धरना प्रदर्शन और पार्टी मुख्यालय के सामने जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो उनको करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति है, आप लोग एक तरफ तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी के राज में हत्याएं होती हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं और कई तरह की वारदातें लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी अब ऐसा लगता नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी उतरती थी अब उस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी उतरती थी, हर चीज का विरोध करती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना तमाम पैनलिस्ट साथियों को समय दिए हैं बिल्कुल अभी आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर जो समाजवादी जेपी मेमोरियल वर्ल्ड क्लास के बनाए थे उन्हें याद करने और पुष्प अर्पित करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रोकी। आपने देखा होगा कि मध्य की रात में उस गेट को कैसे जो है ढकने की व्यवस्था किया जा रहा था और हाउस अरेस्ट किया गया। और मैं लखनऊ में उस समय था मौजूद, जिस तरीके से बैरिकेटिंग हुई जैसे लग रहा था कि कोई बॉर्डर की सीमाएं सील की जा रही हैं। क्या समाजवादी नेता और भारत रत्न मैग्सेसे पुरस्कार के जयप्रकाश जी को याद करने से भाजपा इतना सहम गई है, डर गई है कि माननीय अखिलेश यादव जी को वहां रोक रही है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो कहा कि समाजवादी पार्टी जो है आंदोलन नहीं कर रही है या विरोध दर्ज नहीं करा रही। अभी लखनऊ के मोहनलालगंज में अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में पीट पीट के हत्या कर दी गई, वहीं बस्ती में पीट पीट के हत्या कर दी गई। ऐसे तमाम मुद्दे जितने भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सड़क के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सरकार के जो निद्रा है उसे जगाना चाह रहे। आप बताइए, छात्रा जो आईआईटी की बीएचयू की छात्रा थी, जिसमें जो लड़के कैंपस में आवाज बुलंद किए एफआईआर कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के होने के नाते बीएचयू प्रशासन 13 लोगों को निलंबित कर दिया। समाजवादी पार्टी वहां भी संघर्ष कर रही है और समाजवादी पार्टी मुख्य गेट पे धरना दे रही और लगातार अब तक का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है धनोज जी, ऐसा तो नहीं है कि किसी सरकार में हत्याएं नहीं हुई हो या बड़े बड़ी जो आपराधिक मामले हैं, बड़ी घटनाएं हैं वो ना हुई हो, लेकिन आज के टाइम में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगर कहीं पर कोई हत्या हो जाती है या कोई बड़ा मामला आ जाता है तो जो सरकारें हैं, जो सरकार के नेता हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इसमें दूसरी पार्टी का नेता इन्वॉल्व है। वो ये नहीं देखते कि आरोपी है उसको पकड़ो और जेल में डालो। लेकिन आरोप लगाने का ये जो सिलसिला कुछ सालों से चलता हुआ दिखाई दे रहा और हर जगह, सपा की सरकार में भी यही था, बीजेपी की सरकार में भी यही है, तो ये राजनीति किस हद तक ठीक है? क्योंकि वो देखा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है और ये इन्वॉल्व था, समाजवादी पार्टी में ये बीजेपी का नेता था, ये इस घटना में इन्वॉल्व था। लोग होते हैं ना, वो किसी भी दल में जाए, ठीक, जिसको बाहुबली कहते हैं, जिसकी राजनीति का चढ़ाव जो है ना गुंडागर्दी, माने जिसका जन्म ही राजनीति में गुंडागर्दी को लेके हुआ। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की कहानी है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है ना, जिताऊ कैंडिडेट अगर कोई गुंडा भी हो तो उसके यहाँ भी जाकर चमचागिरी करने से परहेज। मैं तमाम राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का अंत होना जरूरी होता। आज निकल कल नहीं परसों देखिए कंक्रीट मर्डर होता है, एक होता, देखिए कहते हैं टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में कहावत है, जैसे को तैसा। अगर आपने किसी को गोली मारा, मरवाया, तो आज निकल कल नहीं परसों आपको भी गोली लगेगी, ये तय है। क्योंकि आप किसी को कमजोर मत समझिए आज की डेट में, क्योंकि हर कोई अदला बदला लेता, लेकिन मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। मैं उसको गुनाह के नजर से देखता और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो बाहुबलियों पर अक्सर बोलता हूँ, कहीं तो बाहुबली के लिए कानून बदल देते हैं, कहीं बाहुबली के लिए इतना चमचागिरी करते हैं कि मत पूछिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। देखिए यहाँ तक कि अध्यक्ष तक बना देते हैं। कम से कम राजनीतिक पार्टी को परहेज करना चाहिए। इसी को बोलते प्रस्त गुंडागर्दी, क्योंकि आप जो राजनीतिक संरक्षण दे देते हैं, ऐसे गुंडा का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है, चाहे विधायक रहे तब भी, विधायक न रहे तब भी, क्योंकि उसका जो खोल है ना, मतलब विचार, वो विचार गुंडा का ही होता है और वो समाज को आगे नहीं बढ़ाता।
बल्कि समाज को प्रताड़ित करता। लेकिन राजनीतिक पार्टी की मजबूरी होती, लगता है वो जीत जाएंगे। हालांकि आजकल है, किसी को धमकी दे दिया तो लोग डर के मारे बोलना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा एक अलग बात कहना है कि राजनीति में जो भी पार्टी है वो मुद्दों आधारित राजनीति करे। मुद्दा मतलब ये कि अगर वो जीत के आते, जिसमें हरियाणा का एक उदाहरण देता हूँ कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उसमें दलित वोट जो थे कांग्रेस को गया। इस बार आप देखिए खरखोंडा में वो चला गया बीजेपी को। आप देखिए परसेंटेज 56%। आप जो बोले ना मायावती वगैरह, मुझे लगता है कि ये लोग जो, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद का आपने नाम लिया, रावण का, वो लोकसभा में था उनका, विधानसभा में भी पकड़ बनाने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। और मायावती वगैरह जो है ना, मायावती, मैं जो बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आप जब अपने आप को कहते कि ये मेरा वोट बैंक है और दूसरे को कहते मेरा वोट बैंक नहीं है, तो आप वही हारना शुरू कर देते हैं। भाजपा का एक जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो देखिए नारा तो है, लेकिन भाजपा भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब न्याय करते हैं ना तो उनसे भी कुछ दल, कुछ जाति छूट जाते हैं। अभी बिहार में देख लीजिए, बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आरक्षण बिहार सरकार ने दिया, ताती ततवा जाति को, उसका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और ऐसे में बीजेपी चुप है। आज बिहार में ताती ततवा का जो है 2%, जो सर्वे में बताया 2%, वो लोग नाराज है। वो नाराज है भाजपा को। तो समय रहते भाजपा को उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप बिहार में भी उपचुनाव है और आप देखिएगा उपचुनाव में असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी ने आरक्षण दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया। ऐसे में नीतीश जी सरेंडर कर गए। तो नीतीश जी सरेंडर कर गए तो वो जाति उसको वोट थोड़े देंगे, क्योंकि आपने उसका आरक्षण छीन लिया। अरे आप पहले क्यों दिया आरक्षण? तो कई ऐसे तथ्य, मैं तथ्यों पर बात करता हूँ, मुद्दों पर बात करता हूँ। और अभी हमारे जितने पैनलिस्ट है वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि जो उपचुनाव जो 10 हो रहा उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट जाएंगे। वो 10 सीट में तो बीजेपी जीत रही है, ना समाजवादी पार्टी जीत रही है, ना कांग्रेस जीत रही है। लेकिन मुद्दे आधारित है तो जरूर जीत होगा, क्योंकि अगर क्षेत्रीय लोग को, जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय लोग को जरूरत है पानी की और आप कह रहे हम आपको पेट्रोल फ्री कर देंगे, क्षेत्रीय लोग को जरूरत है पेट्रोल की, आप कह रहे हम पानी फ्री कर देंगे। तो ये सब चीज लीडरों को समझने की जरूरत है कि क्षेत्रवाइज मुद्दा क्या है। किसी को सड़क की जरूरत है, किसी को बिजली की जरूरत है, किसी को ट्रांसफार्मर की जरूरत है, किसी को वहां पर जानवर रखने के लिए घर चाहिए, किसी का फसल नष्ट हो रहा है। मैं किसान की बात कर लूं, या मान लीजिए नौजवान जो उसको नौकरी नहीं मिल रहा, तो नौकरी हर कोई नहीं करना चाहता। आप उसको फ्री लोन दो ना, फ्री लोन दो। फ्री लोन मतलब क्या? मुख्यमंत्री ही ले वो ठेका उनका कि हम लोन दिलाएंगे। ठेका मतलब गारंटर। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं करता है। नौजवानों की बात सभी दल करते हैं, लेकिन जब देने की बात होती है तो कोई भी दल नौजवान को पूर्णतः अधिकार नहीं देते। बिल्कुल। और रतन तिवारी जी, धनोज जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि क्षेत्रीय लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है उसकी मांगे पूरी ना करके, वो वादे ना करके अलग से पार्टियां वादे ले आती हैं कि पेट्रोल फ्री और कई चीजें जो होती हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को असलियत में चाहिए क्या, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। हालांकि कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो बनाए हैं तो उसमें कई बातों का जिक्र किया है जो मुझे भी शायद अच्छी लगी, लेकिन हुआ यह कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाती तो शायद लोगों को भी नहीं मिल पाता। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो यही हुआ था, राहुल गांधी जी ने कहा था खटाखट, तो लोग अगले दिन पहुंच भी गए थे लखनऊ। बिल्कुल चौधरी जी, राहुल गांधी जी ने जो कहा था खटाखट खटाखट खटाखट, तो सबसे कहा था। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि आज नहीं तो भविष्य में जब भी कांग्रेस पार्टी की देश में सत्ता बनेगी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सत्ता बनेगी, तो हम महिलाओं के खाते में खटाखट 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 पैसा डाल के दिखाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जो वादा करते हैं वो पूरा करने का काम करते हैं, पूरा फुलफिल करने का काम करते हैं। हम प्रधानमंत्री के जैसे नहीं है कि 2014 लोकसभा चुनाव में आए और 56 इंच का छाती चौड़ा करके हम कह दें कि भाई और बहनों हमारी सरकार बनवा दीजिए, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। भाई और बहनों सरकार बना दीजिए, 15-15 लाख रुपया दे देंगे। भाई और बहनों सरकार बना दीजिए, विदेशों में जो काले धन जमा है उसको हम भारत में ला देंगे। भाई और बहनों एमएसपी पे कानून बना के उनके भाव को दुगना कर देंगे। भाई और बहनों हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे देंगे। भाई और बहनों महंगाई को जमीन पे ला देंगे। तो झूठ बोलने का काम प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा बढ़ाने की है और सच बोलने का काम राहुल गांधी जी। रतन तिवारी जी,
कई तरह की बातें निकलकर भी सामने आती हैं, क्योंकि अब जो बीजेपी नेताओं की तरफ से तर्क दिए जाते हैं वो यही है कि अगर उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर काला धन वापस आ जाए तो हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। हालांकि वो पुरानी बात है, मैं अब की बात करता हूं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन दोनों के बीच भी विवाद चल ही रहा है, आपको पता है, क्योंकि मोदी जी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली पार्टी कह दिया तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी को आतंकी पार्टी कह दिया। देखिए चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी साबित हुई है कि देश के इतिहास में 10 वर्ष से ज्यादा वर्ष तक ये सरकार जो बनी है उसके बाद भी विपक्ष से सवाल पूछने का काम करते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अरे भैया, देश की जनता ने आपको सत्ता के सिंहासन पे बैठाया है तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। महिलाओं के रसोई में आग लगी है, उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी आपकी। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और आज इस देश में किसान अगर सड़कों पे उतरे हैं तो किसानों की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप उन्हें खालिस्तानी कह देते हैं, उग्रवादी कह देते हैं। आप देखिए ना, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया कि भैया भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में जाके झांके ना कि मॉब लिंचिंग का काम कहाँ होता है, इनके कार्यकर्ता, इनके संबंध किसके किसके साथ पाए जाते हैं और इनके ही विधायक बलात्कार में लिप्त पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है, आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपको सत्ता मिली है तो आप काम करिए, ऐसा काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी आपका वाहवाही करेगी और आपको समर्थन करेगी। लेकिन अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जनता को तकलीफ होगी, तो सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सहयोग के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को चैन से बैठने नहीं देगा। ठीक है शांत प्रकाश जी, अभी धनोज जी ने एक बात कही थी कि बिहार में बीजेपी ने पहले आरक्षण दे दिया और फिर बाद में खत्म कर दिया, तो यह भी तो कहीं ना कहीं गलत है कि अगर आप पहले किसी को सम्मान दे दो और बाद में फिर उसका सम्मान छीन लो तो फिर कैसे चल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा जो अभी अर्बन नक्सलिज्म और इसकी बात कर रहे थे, आतंकवाद की, और दूसरा किस तरीके से पहलवानों की बात, किसान आंदोलन की बात, ये सब जो है ना नैरेटिव कांग्रेस ने जो एस्टेब्लिश किए थे, हरियाणा की जनता ने साफ दिखा दिया कि जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हो, किसान का मुद्दा फ्लॉप हो गया, किसान ने हमें वोट दिया। पहलवानों का मुद्दा बिल्कुल पूरी तरीके से जो है फ्लॉप हो गया, पहलवानों ने हमें वोट दिया। किसी भी प्रकार से जो बात ये राहुल गांधी जी के नाम मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो आपने किसानों की बातें कही कि कांग्रेस ने किसानों के प्रति, किसानों को भड़काने का काम किया। अभी जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनका भी एक बयान सामने आया है, तो उन्होंने इस बात को कबूला भी है, 1173 वोट मिले साहब उनको। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने इस बात को कबूला भी है कि हमने बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ चीजें रची थी, साजिशन किसानों को भड़काया था और गेम बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मौके को भुना नहीं पाए। अब आते हैं दूसरी बात पर। आपने जो पहलवानों का नाम लिया, विनेश फोगाट चुनाव जीती, लेकिन आपके जो नेता हैं चंद्रभूषण शरण सिंह, उनका तभी बयान आया कि मेरा नाम इस्तेमाल कर करके वो जीत गई और जहां भी जाती हैं वहां का सर्वनाश कर देते हैं। तो आपकी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। आप एक बात बताएं, किसी भी बच्ची के साथ में कहीं कोई इस प्रकार की घटना होती है तो वो सरकार के पीछे, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने के पीछे पड़ जाएगी क्या? वो न्याय के लिए न्यायपालिका में जाएगी ना, पुलिस में जाएगी ना। उन्होंने पुलिस में न जाकर, न्यायपालिका में न जाकर धरना दिया और सीधे तौर पर जो है ब्रजभूषण, ठीक है वो आरोपी है नहीं आरोपी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तय करेगा न्यायपालिका, मगर आप सीधा अटैक कर रहे हैं और उसके नाम पर आप राजनीति पर अटैक कर रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें, मोदी जी वहां पर आकर के बात करें। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ उसमें एक फर्जी टाइप के एक
वो है घूमते रहते हैं दाढ़ी वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो पटरी बिछाई थी समाजवादी पार्टी के लिए। तो इस प्रकार से एक नैरेटिव वो जनता के बीच में बदहवासी का बनाने का जो इनका षड्यंत्र है वो तो उजागर हो गया। आप इससे अंदाजा लगा लें, इसी को अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। आप एक फर्जी विषय को लेकर के और आप उस पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, उसी को अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। जो पूछ रहे ना आतंकवाद जो अर्बन नक्सलिज्म में क्या फर्क है, यही है कि जनता को गुमराह करके और आप हालात ऐसे पैदा कर दो कि मुश्किल हो जाए, सब जगह जो है तबाही के हालात हो जाए। वो चीज जो है अर्बन नक्सलाइट जो लोग हैं वो करते हैं, और वही काम जो है इस वक्त में सीधे तौर पर कांग्रेस का है। और मोदी जी ने जो बात कही है अर्बन नक्सलिज्म की, वो इन्हीं को लेकर के कही है। तो बेसिकली आतंकवादी जो हरकतें हैं वो इनकी, और वो इनके जिन लोगों को इन्होंने फ्रंट लाइन पर बैठा करके किया वो साफ दिखाई भी दे रहा है। और जनता इस चीज को समझ रही थी। जनता ने इनको पूरी तरीके से न केवल नकारा, बल्कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी सोच के लोगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने एक तरफ फेंक दिया था करके। चलिए तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ये देश के अंदर एक अर्बन नक्सलिज्म का जो जहर बना करके लोगों के युवाओं के मन में घोलने का प्रयास कर रही है, जनता उसका जवाब दे रही है। और आने वाले चुनावों में और बेहतर तरीके से इनको जवाब मिलेगा। ठीक है, इनकी कहीं देश में आवश्यकता नहीं। ठीक, धनोज जी, अभी किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी का जवाब आया था उनका, और अभी वायरल भी चल रहा है वो ज्यादातर। उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ साजिश रची थी और किसानों को भी भड़काया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा चुनाव में इस मुद्दे को भुना नहीं पाए। देखिए, इस पे तो मैं कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि जो बात चली गई, जीत हार हो गई हरियाणा में। मान लीजिए हरियाणा के अंदर क्या दांव पेच थे, वो सारे दांव पेच फेल हो गए, भाजपा जीत गई। नहीं धनंजय, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है ना कि बीजेपी की तरफ से कई बार कहा गया कि ये जो किसान धरने पर बैठे हैं ये असली किसान नहीं है, और अभी गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने यह साबित भी कर दिया। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा आपको, फिर आप दिशा दूसरा हो जाएगा डिबेट का। मैं दिशा नहीं बदलना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता आपको कि हरियाणा का चुनाव जो संपन्न, मतलब जीत गए ना वहां पे भाजपा की जीत हो गई, भाजपा जीत गई वहां पर। अब सवाल यह होता है चढ़ोनी जी आकर पहले क्यों नहीं बोले, अब बोल रहे। उनको जाके मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी से, राहुल गांधी से, कि भैया तुम्हारे लिए मैंने पिच बना दिया, छक्का मारो, सारा यहाँ पर ही वो है, क्या बोलते हैं, नो बॉल है, खुल के खेलो। नहीं कहा ना। अब चुनाव हो गई, भाजपा जैसे भी जीते वहां पर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है एक दूसरे पर। बीजेपी आरोप लगाया कांग्रेस, और कांग्रेस आरोप लगाया बीजेपी पे। और आप देखिए, अब दिनेश फोगाट की बात की है, दिनेश फोगाट जीत गए, लेकिन दिनेश फोगाट का जो असर है वो कांग्रेस को नहीं मिला ना। अगर कांग्रेस को मिलता तो वो सारे सीट जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी कुछ चीजों से बचना चाहिए। हालांकि वो हमारी सलाह नहीं लेते हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि उनको मेरी अच्छी बात भी बुरी लगती है। अब बुरी तो बुरी लगती ही है। देखिए, रणनीति और नीति ये अंतर होते हैं। रणनीति जो होता है चुनाव जीतने के लिए होता है, नीति जो होता है जनता के लिए होता है। अभी आपने देखा होगा कि जो 6 सीट इन्होंने घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने 6 सीट घोषित कर दिया ना। तो क्यों कर दिया? आप घोषित ही कर दिए, लेकिन कम से कम अपने दोस्त से तो पूछ लेते। बिल्कुल, कि चलो दोस्त मैं घोषणा कर रहा हूँ, तुमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो राजनीति जो है ना, इसमें जो जिद होती है ना, जिद वो लेके डूब जाता लोगों को। जिद का मतलब ये हुआ कि आप हमसे पूछे बिना कोई काम कर दिए, ठीक है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए। तो नाराज हो गए तो उसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस के आला कमान को, क्योंकि कार्यकर्ता की बात आला कमान को सुनना चाहिए। आला कमान की बात कार्यकर्ता नहीं सुनते, क्योंकि वो बेस है। बेस का मतलब कार्यकर्ता। जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी राकेश अहिर जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और इनकी बात को पूरे टीवी के माध्यम से जितने समाजवादी वो सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात बोलेंगे तो समाजवादी टिक करेंगे, बुरी बात बोलेंगे तो इन्हीं को कोसेंगे कि भाई अहिर साहब आप जो है थोड़ा सा अपने बदलाव लाओ। तो रणनीति नीति में बदलाव लाते हैं। अब मान लीजिए सत्य प्रकाश जी, अभी आप पूछे सत्य प्रकाश जी से, बिहार के मैटर में नहीं बोला इन्होंने, आप हमको सम्मान देते हैं, सम्मान छीन लेते हैं, तो वो लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो राजनीति में यही है, आप कितना चिल्लाओ, आरक्षण आज सबको जरूरत है। आप जिसको पहले से आरक्षण दे रखे हो उसका आरक्षण, वहाँ कांग्रेस भी चुप है, समाजवादी भी चुप है। अभी देखिए, अभी बोल रहे थे राकेश अहिर जी कि वो एक कहावत थी ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण तो उस हिसाब से आप देखिए किसके सपोर्टर थे, किसको हटाना चाहते थे। तो ये सब जो है मुद्दा को पिक करिए, मुद्दा अच्छा पिक करेंगे तो जनता भी आपके साथ पिकिंग पकड़ेगा। मुद्दा अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप उसमें फेल ही होंगे, चाहे उपचुनाव हो या मेन चुनाव हो। तो मेरा एक विश्लेषक के तौर पर इतना ही तमाम पार्टी को कि जो क्षेत्रीय मुद्दा है उस पर फोकस करिए, बिल्कुल, जो स्टेट लेवल का मुद्दा उस पर फोकस करिए, जो नेशनल लेवल का मुद्दा, देखिए लोग लालच तो सबको है। आपको विधायक बनने का लालच है, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अच्छी खाद फसल चाहिए, क्योंकि बीज भी अच्छा नहीं देंगे तो किसान नाराज हो जाएगा। क्योंकि चाहिए, ये चीज जरूरी है। और इन जरूरी नौजवानों को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। चलिए धनोज, नौजवानों को सम्मान नहीं दे रहे। ठीक है राकेश जी, अभी धनोज जी ने पहले भी एक बात कही थी कि आजकल जो पार्टियां हैं ऐसे प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार देती हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाहुबली नेता हैं, उनके दम पर जीत मिल जाती है। अभी आपकी पार्टी के एक नेता हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी आपके विधायक थे, आगजनी मामले में उनको सजा हो गई तो वो सीट भी खाली हो गई थी, वहां पर भी उपचुनाव होना था। अब वहां से समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है, तो किस हद तक ये ठीक माना जाए, या फिर ये कह सकते हैं अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की उसके प्रति संवेदना है और उनकी पत्नी को टिकट दे दिया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट दिया है जी, वो जमीन की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस चैनल पे बैठ के कि जनता मन बना के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है और 10 की 10 सीट हम लोग जीतेंगे। शांत प्रकाश जी, अभी मैंने पूछा इनको कि अमन गौतम इन्हीं के दलित जाति से आते हैं, इनकी सरकार है और इनकी सरकार की राजधानी में पीट पीट के पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और तमाम दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मगर उस पे ये मौन रहेंगे, ये आरक्षण के पे मौन रहेंगे, ये महंगाई पे मौन रहेंगे, ये नौकरी के मुद्दे पे मौन रहेंगे। ये सिर्फ पुलिस कहाँ लगाएंगे? ये पुलिस लगाएंगे विपक्ष के नेताओं को कैसे दबाया जाए। राकेश जी, सवाल यही तो सवाल उठ रहा है कि अगर कहीं पर अभी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर कोई हत्या हो जाती है तो हत्यारे को बाद में पकड़ा जाता है, पहले छानबीन ये चलती है कि समाजवादी पार्टी का नेता तो नहीं है, कांग्रेस का नेता तो नहीं है, और ये बीजेपी की सरकार में नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं कह रहा हूँ इनकी विधायक के सरकार में इनकी सरकार है, इनके विधायक है, जब ये सुरक्षित नहीं है तो बताइए आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? मैं कह रहा हूं कि कौन नहीं देखा वो वीडियो कि सांसद और विधायक में जूता की गिनती हो रही थी? क्या आपने नहीं देखा कि जूता की गिनती चल रही थी? क्या कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के महिला दरोगा का अपहरण हो गया? क्या आपके टीवी चैनल पे नहीं चला? जब देश की सुरक्षा की बात होती है, मैं कह रहा हूं इनके दल के नेता थे, गठबंधन के नेता थे बाबा सिद्दीकी, बताइए बाबा सिद्दीकी के साथ कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ? क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल आप नहीं मानते हैं? मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि महिला सुरक्षा 15,828 मामले हैं उत्तर प्रदेश में। इतने मामले किसी स्टेट में नहीं है, 3,000 मामले केवल दिल्ली स्टेट में है। क्या ये कोई आंकड़ा नहीं है? क्या अगर किसी पीड़िता के साथ अगर न्याय दिलाने की बात किया जाए तो जो न्याय के लिए आवाज उठाए पहले उसी को निलंबित कर दिया जाए, उसी को जेल भेज दिया जाए। मेरे जौनपुर जनपद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय है और सुधीर उपाध्याय असीम प्रोफेसर हैं जी। 3 से 4 लड़कियां छेड़छाड़ का आरोप लगाई हैं और जो कुलपति जी हैं मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय ही बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि माहौल ठंडा हो जाए और छात्र छात्राएं का जो लगातार आरोप चल रहा था ये बंद हो जाए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और मुकदमा नहीं लिखा गया।
हम कह रहे हैं कि इनके विधायक पे जो थप्पड़ लगाया गया, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? शांत प्रकाश जी बताएंगे कि गिरफ्तारी हुई है? शांत प्रकाश जी। गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के स्वजाती नहीं होते तो अब तक उनके घर बुलडोजर चला जाता, उनके घर फोर्स दबिश मारती और FIR लिख दिया जाता और शायद गिरफ्तार भी हो जाते। ये बातें हैं, ये जनता जान रही है। क्या जयप्रकाश जी के जयंती पे माननीय अखिलेश यादव जी के अरेस्ट हाउस करना ये उचित था? इससे ये साबित है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, सहमी हुई है, भयभीत है। अपने नेता के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये कुछ तो कर नहीं पाए। जो समाजवादियों ने बनाया है उससे पुलिस की बैरिकेडिंग फोर्स लगा कर रोका जा रहा है। तो ये 10 की जो चुनाव है ये जनता देख रही है और जनता इंतजार कर रही है। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए, राकेश यादव जी ने जो बातें कही वो सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बातें हैं। कुछ इन्होंने आंकड़े भी दिए। इन्होंने कहा कि लगभग 15,000 उत्पीड़न के केसेस जो हैं उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, जबकि 3,000 दिल्ली में हुए। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है। तो आप वैसे तो कैलकुलेशन कर लो कि कितना प्रतिशत कहाँ कैसा है, मगर ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये पक्की बात है। और इसमें आप जाति ढूंढते हैं। ये यादव जी, महिला 12 बजे रात को गहने पहन के जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर इतने दुरुस्त है। राकेश जी के हिसाब से बात करेंगे। राकेश जी सुन लीजिए एक बार। राकेश यादव जी, आपके समय में अपराधी अपराध करके खुश होता था। आज के समय में अपराधी अपराध करने के बाद सोचता है कि ये मेरे से कैसे हो गया। उसको ऐसे सख्त सजा दी जाती है। और जो आपने कहा ना बुलडोजर अवैध निर्माणों पर जाता है। अगर आपका निर्माण वैध है तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो बुलडोजर का जो आपने जो फलसफा चला रखा है ना, इस प्रकार का नैरेटिव मत चलाओ। लेकिन अब तो मकान है उस पर चलेगा, उस पर चलता रहा है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई हुई है। अरे भाई साहब, उस पर नहीं है, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पर नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश के भी बुलडोजर पर रोक है, अवैध निर्माण पर नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, एक भी अवैध निर्माण पर कहीं भी कोई रोक नहीं है। अवैध निर्माण पर आज भी बुलडोजर चलेगा। सड़क पर अगर आपने अतिक्रमण कर रखा है, बुलडोजर वहां चलेगा। क्या मुख्यमंत्री ये बात भाजपा के स्वजाती हो जाएंगे? अरे यादव जी सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत छोटी सवाल पूछ रहा हूँ कि जो प्रिया मौर्य जो आत्महत्या की पहले वाली बात चलेगा? अरे हम भी तो पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो प्रिया मौर्य जो आत्महत्या की थी छेड़छाड़ के मामले में, राजकुमार सिंह के घर बुलडोजर चलेगा क्या? अमर भैया अगर उसका अवैध निर्माण होगा तो चलेगा। घर बुलडोजर चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात कही है ना, घर चलाइए तो मैं समाजवादी तरफ से मैं आपका जाति देख करके आप ये बातें नहीं फैलाओ, दुर्व्यवहार में मत फैलाओ। अपराध किया है उसको सजा जो है वो सजा मिलेगी। आप आप ये बताइए। चलिए ठीक है, चलता रहेगा। अवधेश कुमार जो उन्होंने मारा विधायक को, उनके घर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनके घर। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। धनोज जी लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि अभी जो ये हर तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में भी कई बड़ी घटनाएं हुई। मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड, ठीक है, एसपी और दरोगा की वहां पर हत्या हो गई, 22 पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। बिकरू कांड, बीजेपी की सरकार में कितने पुलिसकर्मी वहां पर। ठीक है, सुन लीजिए राकेश, सुन लीजिए, ठीक है, मैं दोनों ही पार्टियों की जो घटनाएं वो बता रहा हूं। मैं एक तरफा समाजवादी पार्टी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मुजफ्फरनगर कांड, मेरी सरकार में कभी भी दो तरफा नजरिया नहीं बरता गया था।
चलिए ठीक है, समय की कमी है और फिलहाल मैं आप सभी मेहमानों के यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि जो घटनाएं हुई वो अलग की बात है और सभी सरकारों में घटनाएं होती रहती हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो फिलहाल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर, और उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और सपा में अभी तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उधर बीजेपी का दिल्ली में मंथन चल रहा है और बड़े उम्मीदवार वहां पर, बड़े नेता उम्मीदवारों की आज घोषणा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।